दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये एक मॉरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ स्ट्रेंज क्योर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्ट्रेंज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब, और क्योर का मतलब होता है इलाज या फिर निदान। तो इसका क्या मतलब हुआ? आ स्ट्रेंज क्योर मतलब कि एक अजीब इलाज। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर कोई ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ लेजी किंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, उसके अलावा नाउन या फिर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके किसी वाक्य को बनाया जाता है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और दोस्तों इस वाक्य में देयर का प्रयोग किया गया है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है। तो जब हमारे पास कोई भी हम ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिसकी शुरुआत देयर से हो तो वहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है। देयर का सिर्फ इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जब हम उस वाक्य के अंदर हमारे पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, तब देयर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार देयर वॉज ए लेजी किंग। लेजी का मतलब होता है आलसी। वंस देयर वॉज ए लेजी किंग मतलब एक बार एक आलसी राजा था। ही हार्डली डिड एनी फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों हार्डली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मुश्किल से, और फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है शारीरिक गतिविधि, कोई शारीरिक काम। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हार्डली डिड, और ये डू की सेकंड फॉर्म है डिड, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये डू की सेकंड फॉर्म है। डू मतलब करना और डिड मतलब किया या करता था। ही हार्डली डिड एनी फिजिकल एक्टिविटी मतलब वह मुश्किल से ही कोई भी शारीरिक काम या शारीरिक गतिविधि करता था। एज आ रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, मतलब एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप। ही स्टार्टेड स्टेइंग इल। दोस्तों इस वाक्य के अंदर स्टार्टेड का प्रयोग किया गया और ये भी पास्ट का है। तो जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आपके वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आए, तो वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप कई तरह से कई वाक्य बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य बनाते हैं वह दौड़ने लगा, ही स्टार्टेड रनिंग, वह चलने लगा, ही स्टार्टेड वॉकिंग, वह खेलने लगा, ही स्टार्टेड प्लेइंग। सिर्फ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड लगाना है और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। और इल, आई डबल एल, इल का मतलब होता है बीमार, और ये एडजेक्टिव है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एज ए रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप। ही स्टार्टेड स्टेइंग इल मतलब वह बीमार रहने लगा। आगे देखिए, ही कॉल्ड द रॉयल डॉक्टर एंड सेड। क्या मतलब हुआ? ही कॉल, कॉल का मतलब होता है बुलाना। ही कॉल्ड द रॉयल डॉक्टर, रॉयल डॉक्टर का मतलब शाही डॉक्टर या कह सकते हैं शाही चिकित्सक। उसने शाही चिकित्सक को बुलाया एंड सेड और कहा, गिव मी मेडिसिन टू गेट वेल। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर आप किसी को कोई भी आदेश देते हैं, कुछ काम करने को कहते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है उस वाक्य को इम्पेरेटिव वाक्य कहा जाता है। और जब भी आप कोई इम्पेरेटिव वाक्य बनाएंगे तो यदि वो अफर्मेटिव वाक्य होगा तब आपको वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है, और वहाँ पर किसी भी तरह के सब्जेक्ट को नहीं मेंशन किया जाता है। और यदि आप नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं इम्पेरेटिव में, तब वहाँ उसकी शुरुआत आपको डू नोट से करनी होती है। तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है और ये इम्पेरेटिव का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? गिव मी मेडिसिन मतलब मुझे दवाइयाँ दो। टू गेट वेल ठीक होने के लिए। इफ़
यू डू नॉट क्योर मी आई विल किल यू। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल का मतलब होता है कोई भी ऐसा वाक्य जहाँ पर किसी भी तरह की कोई कंडीशन हो। अब अगर हम इस पूरे वाक्य को ट्रांसलेट करें तो आप देखेंगे कि एक वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट का। लेकिन जब हम इसकी हिंदी देखेंगे, हिंदी के अंदर दोनों ही वाक्यों में गा का प्रयोग किया जाएगा, मतलब दोनों ही हैं जो वाक्य होंगे जो फ्यूचर में ही शो होंगे। लेकिन आपको उस वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करना है इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। दोनों वाक्य में आपको ये देखना है कि पहला काम कौन सा होगा और बाद में कौन सा काम होगा। जो काम बाद में होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाया जाएगा उस सेंटेंस को, और जो पहले हो जाएगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाया जाएगा। तो ये जो हमारा वाक्य है ये कंडीशनल सेंटेंस है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो एक बार इसे हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। इफ़ यू डोंट क्योर मी आई विल किल यू। क्या मतलब हुआ? यदि आप मेरा इलाज नहीं करोगे मैं आपको मार दूंगा। तो दोस्तों जैसा आप इस वाक्य के अंदर देख सकते हैं, यदि आप इसको डायरेक्टली इसको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, इफ़ यू डोंट क्योर मी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य लगेगा क्योंकि यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया गया है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। लेकिन यहाँ कॉमा के बाद एक और सेंटेंस है। तो जब आप ऐसा कोई भी वाक्य देखें कि जहाँ पर एक ही सेंटेंस में दो बातें कही जा रही हैं और दूसरे वाले में फ्यूचर का यूज़ किया गया है, इसका मतलब वो वाक्य जो होगा वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इफ़ यू डोंट क्योर मी आई विल किल यू, मतलब यदि आप मेरा इलाज नहीं करोगे तो मैं आपको मार दूंगा। चलिए आगे देखिए। द डॉक्टर न्यू दैट लेजीनेस वॉज द मेन कॉज ऑफ द किंग्स इलनेस। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये नो की सेकंड फॉर्म है, KNEW, न्यू, ये सेकंड फॉर्म है और इसमें के साइलेंट है और आप इसको न्यू पढ़ेंगे। तो क्या मतलब हुआ? द डॉक्टर न्यू, मतलब डॉक्टर जानता था, मतलब जो डॉक्टर था, चिकित्सक था, वो जानता था दैट लेजीनेस, और लेजीनेस नाउन है जिसका मतलब होता है आलसीपन, की जो आलसीपन है वॉज द मेन कॉज, वो मुख्य कारण था, या मुख्य कारण था किस चीज़ का? ऑफ द किंग्स इलनेस। और यहाँ किंग के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है काके की। किंग्स इलनेस मतलब राजा की बीमारी का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक बार इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। द डॉक्टर न्यू दैट लेजीनेस वॉज द मेन कॉज ऑफ द किंग्स इलनेस, मतलब डॉक्टर जानता था, या कह सकते हैं चिकित्सक जानता था कि जो आलसीपन है वो मुख्य वजह है राजा की बीमारी का। चलिए आगे देखिए। The next day the doctor gave the big dumbbells to him and said। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये गिव की सेकंड फॉर्म है। गिव का मतलब होता है देना और गिव, और ये सेकंड फॉर्म है। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन। द डॉक्टर गेव द बिग डम्बल्स टू हिम, मतलब अगले दिन जो डॉक्टर था, चिकित्सक था, उसने जो उसको दिए, मतलब राजा को दिए बिग डम्बल्स, बड़े डम्बल दिए उसे। एंड सेड, और कहा, योर मजेस्टी, मतलब कि महाराज, यू मस्ट स्विंग दीज मैजिक बेल्स इन योर हैंड्स। क्या मतलब हुआ? योर मजेस्टी मतलब महाराज, यू मस्ट स्विंग दिस। और दोस्तों इस वाक्य में मस्ट का प्रयोग किया गया। तो जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी को कोई भी स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं, कोई भी ऐसी सलाह जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। और स्विंग का मतलब होता है झुलाना। तो उसने क्या कहा कि महाराज, यू मस्ट स्विंग दीज मैजिक बेल्स इन योर हैंड्स, मतलब आपको अवश्य ही ये जो मैजिक बेल्स हैं, मतलब जो जादुई ये जो बेल्स हैं, घंटियाँ हैं, आपको इन्हें झुलाना है इन योर हैंड्स, अपने हाथों में। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एंड इवनिंग, और शाम को, फॉर एन आवर। फॉर एन आवर मतलब 1 घंटा। तो उसने क्या बताया कि महाराज की आपको अवश्य ही ये जो जादुई बेल्स हैं, घंटियाँ हैं, इन्हें आपको अपने हाथों में झुलाना है हर सुबह, हर शाम 1 घंटा। चलिए आगे देखिए। डू दीज टिल योर आर्म्स स्टार्ट स्वेटिंग एंड यू विल गेट क्योर्ड। क्या मतलब हुआ? डू दीज टिल मतलब आप इन्हें करें। टिल योर आर्म्स मतलब जब तक, आर्म्स मतलब आपकी बाहें, स्टार्ट स्वेटिंग मतलब जब तक आपकी जो बाहें हैं वो स्टार्ट स्वेटिंग मतलब उनमें पसीना ना आने लगे, जब तक आप इन्हें करें। एंड यू विल गेट क्योर्ड, और आपका इलाज हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। द किंग डिड दिस एवरी डे विदाउट नोइंग दैट इट वॉज एन एक्सरसाइज। क्या मतलब हुआ?
और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये डू की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया डिड। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, द किंग डिड दिस एवरी डे, मतलब राजा ने ये किया, राजा ने ये हर दिन किया। विदाउट नोइंग मतलब बिना जानते हुए, दैट कि इट वॉज एन एक्सरसाइज, कि ये क्या है, इट वॉज एन एक्सरसाइज मतलब ये एक व्यायाम है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो राजा था उसने इस चीज़ को, इस काम को रोज किया, इस चीज़ को मतलब इसे बिना जाने हुए कि ये जो है वो एक तरह का वो एक व्यायाम है। चलिए आगे देखिए। विदिन अ फ्यू वीक्स हिज बॉडी बिकेम फिट एंड ही फेल्ट अलर्ट एंड एनर्जेटिक। क्या मतलब हुआ, विदिन का मतलब होता है अंदर, विदिन अ फ्यू वीक्स मतलब कुछ हफ्तों के अंदर, हिज बॉडी बिकेम फिट। और दोस्तों ये जो फिट है ये एक एडजेक्टिव है, तो जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, और यहाँ पर बिकम का यूज़ किया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो बिकम की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। हिज बॉडी बिकेम फिट मतलब उसका जो शरीर था वो फिट हो गया। एंड ही फेल्ट अलर्ट और उसने महसूस किया, फेल्ट अलर्ट एंड एनर्जेटिक मतलब बहुत ज़्यादा अलर्ट महसूस किया, एंड एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान महसूस किया। चलिए आगे देखिए। ही थैंक्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को, चिकित्सक को धन्यवाद किया। एंड आस्क्ड द सीक्रेट ऑफ द क्योर, और उसने पूछा, क्या पूछा, द सीक्रेट मतलब राज के बारे में पूछा, ऑफ द क्योर उस इलाज का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही थैंक्ड द डॉक्टर एंड आस्क्ड द सीक्रेट ऑफ द क्योर, उसने डॉक्टर को धन्यवाद किया और उसने इलाज का जो क्योर था, जो वो इलाज था उसके राज को पूछा, उसके राज के बारे में पूछा। चलिए आगे देखिए। द रॉयल डॉक्टर सैड क्लेवरली, और दोस्तों ये जो वर्ड है क्लेवरली ये एक एडवर्ब है, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की मतलब कि क्रिया की विशेषता को बताए, इस तरह का जो शब्द है उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो एडवर्ब होते हैं वो एल वाई पे ख़त्म होते हैं, और ये जो क्लेवर है ये एडजेक्टिव है, CLEVR क्लेवर, और जब क्लेवर के साथ एल वाई हम जोड़ देंगे तो वो क्लेवरली हो जाएगा और ये एक एडवर्ब बन जाएगा। तो क्लेवरली मतलब चालाकी से, और ये एडवर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द रॉयल डॉक्टर सैड क्लेवरली मतलब शाही चिकित्सक ने चालाकी से कहा, क्या कहा, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, द मैजिक ऑफ दिस क्योर विल कीप यू फिट टिल यू कीप स्विंगिंग दीज डम्बल्स। क्या मतलब हुआ, द योर मजेस्टी मतलब महाराज, द मैजिक ऑफ दिस क्योर विल कीप यू फिट मतलब ये जो जादू है ऑफ दिस क्योर, इस इलाज का जो जादू है, विल कीप यू फिट वो आपको फिट रखेगा। टिल मतलब तक, टिल यू कीप स्विंगिंग मतलब जब तक आप करते रहोगे। और दोस्तों यहाँ कीप के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो जब हम किसी भी वाक्य में कीप के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर हम कंसिस्टेंसी दिखाना चाहते हैं। तो क्या मतलब हुआ, टिल यू कीप स्विंगिंग दीज डम्बल्स मतलब जब तक आप इन डम्बल्स को झुलाते रहोगे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, जो शाही चिकित्सक था उसने चालाकी से क्या कहा कि महाराज जब तक आप इन मतलब ये जो मैजिक है, जो जादू है इस इलाज का, वो आपको तब तक फिट रखेगा जब तक आप इन डंबल्स को झुलाते रहोगे। आगे देखिए। द डे यू स्टॉप मतलब जिस दिन आप इसे रोकते हो, यू विल बिकम इल अगेन आप दोबारा से बीमार हो जाओगे। द डॉक्टर हैड टॉट द किंग टू कीप फिट, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये यहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और आप यदि आपको ये वर्ब नहीं पता तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये टीच की थर्ड फॉर्म है, TEACH। टीच का मतलब होता है पढ़ाना या फिर सिखाना, और ये उसकी थर्ड फॉर्म है TAUGHT। इसको टॉट पढ़ते हैं, और यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो जब किसी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द डॉक्टर हैड टॉट द किंग मतलब कि राजा ने डॉक्टर ने राजा को सिखा दिया था, टू कीप फिट मतलब फिट रहना सिखा दिया था। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। इसका मॉरल क्या है, डोंट बी लेजी टू कीप फिट। क्या मतलब हुआ, डोंट बी लेजी टू कीप फिट मतलब कि फिट रहने के लिए डोंट बी लेजी मतलब कि, और लेजी का मतलब होता है लेजी का मतलब होता है आलसी। तो क्या मतलब है, डोंट बी लेजी टू कीप फिट मतलब कि फिट रहने के लिए आलसी मत रहिए।
तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। जैसा हमने इस स्टोरी में देखा कि जो राजा थे, जो बीमार रहते थे, उनकी एक ही समस्या थी कि वो कोई भी काम नहीं करते थे। तो यदि हम कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं करते तो जाहिर सी बात है उससे चांसेस हैं कि हम फिट नहीं रह पाएंगे और हम बीमार भी पड़ेंगे। तो हमें हमेशा ही एक्सरसाइज करनी चाहिए और शारीरिक गतिविधियाँ भी करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, अच्छी एक मॉरल के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आप आज की कहानी के बारे में आपकी कोई भी राय हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।